बरेली में मौलाना तौकीर रजा कूल हो गए, जेल गए, और संभल में स्थिति इतनी ज़्यादा सकारात्मक हो गई, ऐसी बिल्कुल हो गई शांतिपूर्ण कि मस्जिद इंतज़ामिया कमेटी के लोग हथौड़ा और कुदाल लेके अवैध मस्जिद को खुद गिरा रहे हैं। और इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। मेहमानों से परिचय करा दें, पल्लवी सिंह हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, पल्लवी सिंह का स्वागत है। रोहित अग्रवाल जी हैं, प्रवक्ता आरएलडी, रोहित जी का स्वागत है। हाजी नाजिम खान साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक, हाजी नाजिम साहब का स्वागत है। धर्मेंद्र सिंह जी समाजवादी पार्टी से अभी थोड़ी देर में जुड़ेंगे। नाजिम खान साहब, इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है। तौकीर मियाँ भी कह रहे हैं कि नहीं, बहुत ही अच्छा सब सिस्टम चल रहा है, और संभल में ये स्थिति हो गई, वो कह रहे हैं कि हम खुद ही गिराए ले रहे हैं, कुदाल और फावड़ा लेके दनादन मार रहे, कभी रोक नहीं रहे, कहीं कोई टकराव नहीं हो रहा। बताओ, इस और इसी को तो अच्छा शासन कहते हैं। नमाज हुई, ठंडे ठंडे नमाज हो गई, सब लोग नमाज पढ़ के अपने अपने काम पे गए। बरेली में कहीं कोई चू चपड़ नहीं, कहीं हिंसा नहीं, कहीं नारेबाजी नहीं, और वो पत्थर फेंकने वाले जो ब्रिगेड थी वो भी सब गायब। और संभल में, आप तो पुराने आदमी जानते हो, संभल में कोई सोच सकता था कि मस्जिद इंतजामिया कमेटी के लोग कुदाल लेके आ जाएंगे, कहेंगे भाई साहब तुम्हें हमारी कसम, रुक जाओ, हम खुद गिराएंगे। खान साहब, ये तो बड़ा बदलाव हो गया नहीं? हाँ अमिताभ जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ अमिताभ जी, देखिए, मैं सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि हम लोगों ने अपने सभी सम्मानित साथियों से अपील करी थी कि जुमे की नमाज है, जुमे की नमाज पढ़े, मस्जिद में अल्लाह से दुआ करें, देश में गंगा जमनी तहजीब कायम रहे, और नमाज पढ़कर वापसी अपने अपने घरों में उसी तरीके से जाए, खुशहाल तरीके से। तो देखिए, अल्लाह का शुक्र है, देश की सम्मानित जनता ने बात पे अमल करा और नमाज पढ़ी और अपने घर गए और अपने काम पे भी गए। ये बहुत बड़े फक्र की बात है। और दूसरी बात यह है अमिताभ जी, जिस तरीके से आपने संभल के मस्जिद का जिक्र करा, अब तो देखिए हम लोगों को तो आदत हो गई है। अब हम लोगों को आदत इसलिए हो गया क्योंकि अब हमारे धार्मिक स्थलों को तो हमेशा बुलडोजर चलता ही रहता है, कभी किसी मस्जिद पर चलता है, बुलडोजर नहीं चल रहा हाजी भाई वहां। एक मिनट बाबू, एक मिनट, वहां बुलडोजर नहीं चल रहा, वहां तो नमाजी ही मस्जिद के लिए तोड़ने के लिए कुदाल चला रहे हैं, वहां बुलडोजर कोई लेना देना नहीं हो रहा अभी जी। हाँ अमिताभ जी, मैं वही कह रहा था कि अब हम लोगों को तो आदत हो गई है, फिर कहीं हमारी मस्जिदों पे बुलडोजर चलता है, कहीं मदरसे पे चलता है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ संभल के अंदर खुद इंतजामिया कमेटी ने फैसला लिया कि उन्हें पता है कि बुलडोजर चलेगा, मस्जिद को शहीद करा जाएगा, उससे बेहतर है कि मस्जिद को खुद ही हटा दिया जाए। अब इससे बड़ी बात और क्या हो गया अमिताभ जी। अब हमारे अपने ही धार्मिक स्थल, हमारे अपने मुस्लिम भाई हटा रहे, फिर भी मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और कहता हूँ कि हाँ देखिए, देश के अंदर अमन व सुकून बना रहे। अमिताभ जी, आखिर हम लोग कब तक निशाने पर रहेंगे, कब तक हमारे धार्मिक स्थल निशाने पर रहेंगे? बरेली वाले उन पे तो एनकाउंटर हो जाता है, लेकिन फतेहपुर मुझे अब भी याद रहता है, फतेहपुर के अंदर जिस तरीके से मकबरे को निशाना बनाया गया एक संगठन के द्वारा, और एक पार्टी के नेता ने अपील करके बुलाया, तो वो अभी तक सेफ है, बुलडोजर वहां नहीं चला। फिर भी देखिए, हम लोग अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, बुलडोजर चलने के लिए बुलडोजर ने सिर्फ एक ही शकल देख रखी है, वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान, मदरसे, मस्जिद। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि मदरसे को बस यही शकल याद रहती है, बाकी शकल याद नहीं रहती अमिताभ जी। लेकिन फिर भी हम लोग ये कहते हैं ये मुल्क संविधान से चलता है और हम संविधान को मानने वाले हैं। ठीक, अब मुझे लगता है कि जो संभल से उदाहरण आया है, वो उदाहरण देश भर में जाना चाहिए कि अगर मस्जिद अवैध है तो भैया खुद उसको नीचे उतार लो। क्या अगर जमीन अपनी है, खरीदी हुई, तब ठीक है, नहीं ग्राम पंचायत की जमीन है, तालाब की जमीन है, कुएं की जमीन है और वहां बना दिया, तो खुद उतार लो, झगड़ा नहीं होगा। जैसे संभल में कितनी शांति है। ये संदेश सब जगह जाना चाहिए। और एक दूसरी बात ये कि बरेली में क्या आसपास के जिलों से लोग बुलाए गए थे?
पुलिस के हथियार छीने गए थे, हथियार की बरामदगी हुई पुलिस का छीना हुआ 2 हथियार बरामद हुए उन लोगों के पास से। इतनी खतरनाक साजिश करोगे तो स्वाभाविक लठ बजेगा, और वही हुआ। अब वही सब लोग जो शूरवीर बन रहे थे उस दिन, अब सब अस्पताल में, जेल में रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कह रहे कि ना भैया अब कभी बवाल नहीं करेंगे, ना अब की बच्चे बवाल नहीं करेंगे। तो ये तो अच्छी बात है, सबके लिए अच्छी बात है। और नाजिम खान साहब, आप तो वैसे भी संविधान के मानने वाले हैं, तो ये तो संविधान की जीत है कि आदमी कह रहा बवाल नहीं करेंगे, अच्छी बात है। रोहित अग्रवाल जी, एक पॉलिटिकल बात मेरी समझ में सवाल उठ रहा है। कांग्रेस के लोगों ने कम से कम जुम्बिश दिखाई, जुम्बिश मतलब हलचल दिखाई, ठीक, वार्म अप एक्सरसाइज की, वर्कआउट तो नहीं, वार्म अप एक्सरसाइज दिखाई। चंद्रशेखर ने भी दिखाई कि भाई हम बरेली जाएंगे। वो भी जानते थे कि बरेली तो जाने नहीं दिया जाएगा, लेकिन ऐलान कर दो ताकि थोड़ा एक मैसेज तो रहे। लेकिन उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के किसी भी नेता ने बरेली या संभल की ओर जाने का कोई एक सोशल मीडिया पर भी शोषा नहीं छोड़ा। क्यों? इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस हो सकता है? क्योंकि आप उनकी पार्टी के साथ रहे, अलायंस में रहे हो, इसलिए मैंने आपसे ये प्रश्न किया कि आप बेहतर बता सकते हो कि ऐसे मसलों पर समाजवादी पार्टी क्या सोचती है। देखिए, अब जी समाजवादी पार्टी ने जब एक ऑपरेशन सिंधु हो रहा था और ऑपरेशन सिंधु जिस काम से हुआ पहलगाम लेके, तो वहां पे एक व्यक्ति काम के शहीद हुए थे छुट्टी, तो वहां पे अखिलेश यादव से पूछा गया कि आप जा रहे सब जाए, तो बोले हम थोड़ा उनको, हम जब जानते हैं तो हम क्यों वहां पे। जबकि जब कोई व्यक्ति अगर शहीद हो जाता है, इस तरीके आतंकवादी में मार देता है, तो उसको अपने परिवार के सदस्य का देश मानना है। तो अखिलेश यादव जी का बयान, तो मैं मानता हूँ कि अखिलेश यादव जी का लेना देना नहीं वहां मुसलमानों, उनसे कोई मन है नहीं, वो जीते नहीं है वहां मुसलमानों को, तो इसलिए वो वहां जाना नहीं चाहते हैं। लेकिन उनके परिवार के जब सदस्य अगर घटेगी तभी वो आएंगे। ये बयान अखिलेश जी का स्वयं था, मतलब रिकॉर्डेड बयान में, कोई हवाई पे करता नहीं कि वो अपने परिवार के सदस्य के ही में जाते हैं, अन्यथा नहीं जाते हैं, मुसलमानों से उनको लेना देना नहीं है। दूसरी बात ये है कि बरेली अंदर को लहूलुहान किया गया, हिंसा की गई, क्या लाए गए, खुल्म हत्या प्रदर्शन किया गया, कार्रवाई की ना, कानून का है। अब जंगाष्ट्र कि मुजफ्फरनगर जल रहा था, पूछने वाला नहीं था, पूछने वाला नहीं था कि कौन जल गया, पूरी जनता दी गई है ना। यही ना है जिसमें एक महीने का लगा मुजफ्फरनगर, इस महीने हमको लगता है आज ही कल तक होगी जब मुजफ्फरनगर का भी हटाया गया 1 महीने बाद, तो 1 महीने तक मुजफ्फरनगर जा रहा था, जनता दी रही थी। ये तो शायद सरकार ने 2 घंटे के कंट्रोल किया दंगे को, और 2 घंटे के अंदर उन लोग पर कार्रवाई की जिन्होंने बहुत शूर बने, चलाए, घूमे लाए, फोटोग्राफी वगैरह सारे प्रूफ, किसी बेगुनाह पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस की जो कार्रवाई हुई है निरंतर जो अपराधी है उन पर हुई, और भय भिन्न होत प्रीत। देखिए, किसी शासन चलाने के लिए शक तो होना ही पड़ेगा, उसका संदेश तो देना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा ना कि जनमानस हत्या करते रहो, आम जनमानस कौंध दो और उसके बाद ये कहते रहो नहीं जी आड़ में छुप जाएंगे, हम जाति आड़ में छुप जाएंगे। ये नहीं चले इसके अंदर तो सोचा हमारे आने पीढ़ी को ऐसा भारत है जहां पे वो ले सके। इनकी सारों में मुझे याद है युवा कहा गए थे कि हम भारत में रहेंगे, अब हम विश्व की खेलेंगे, क्योंकि भारत रहने लायक व्यवस्था नहीं बची है। उनको ऐसा लगता है कि भारत बचा ही है जहाँ पे रह सको, क्योंकि वुमेन केस किस तरीके से क्राइम होता था, किस केस कहीं दंगा छिड़ जाता, तो सब पूरे देश का हुआ है। और आज हम देश लौट के आ रहे हैं। आज हमारे देश के लोग विदेश में नहीं रह पाते, भारत के अंदर अपॉर्चुनिटी मिल नौकरी करने की, भारत की सुरक्षा हो रही है। तो सरकार है, सरकार का जानना चाहिए आप कौन सा रखते हैं अमित शाह,
आप का भारत है या आप वो भारत, मुझे अगर दंगे हो रहे मुजफ्फरनगर जलता, ठीक कोई ठीक। उसको देखने वाला रोहित बाबू रुकना होगा। ठीक है रोहित जी, अभी रोकूंगा। धर्मेंद्र सिंह जी भी आ गए हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। धर्मेंद्र जी का बहुत स्वागत है। धर्मेंद्र जी, अभी चर्चा हो रही थी कि आपके सहयोगी दल, आपके साथी दल, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, उसके सांसद और कुछ नेता, उन्होंने जुम्बिश दिखाई कि भाई हमको बरेली जाना है, हमको संभल जाना है। वो भी जानते थे जब ऐलान कर देंगे तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन कम से कम एक फोटो अपॉर्चुनिटी, बाइट की अपॉर्चुनिटी तो बनेगी और एक मैसेज जाएगा कि हम जाने को तैयार थे। लेकिन समाजवादी पार्टी की ओर से ऐसी कोई कोशिश नहीं हुई। तौकीर रजा के पक्ष में कांग्रेस तो खड़ी हुई, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपने को हल्का सा पीछे कर लिया और मुंह दूसरी तरफ कर लिया। कोई खास वजह? नमस्कार अमिताभ जी, थोड़ा लेट जुड़ने के लिए माफी चाहूंगा। देखिए, दो चीज है, समाजवादी पार्टी पीछे रह गई, आगे रह गई। हमारा संविधान में और कानून में पूरा भरोसा है और हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार संविधान से चले, कानून का सम्मान करे और जो सारे स्तंभ हैं, न्यायपालिका, पुलिसिंग व्यवस्था है और साथ साथ जो चौथा स्तंभ है और नागरिकों की सुरक्षा में, इनका ध्यान रखे। सवाल यहाँ सबसे बड़ा उठता है कि उत्तर प्रदेश सरकार खुद ही जज भी बन जाती है, खुद ही जो उनको फांसी पे लटकाने वाला काम करते हैं वो भी अपने हाथ में ले लेती है और सीधे ठोक दो की पॉलिटिक्स चलती है, जिसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश लगातार चाहे महिला अपराध में देखिए ऊपर है, लूट हत्या डकैती में ऊपर है और साथ नागरिकों में जो आपसी सामंजस्य तालमेल होता है, जो एक किसी भी राज्य के लिए आइडियलिटी है विकास के पथ पर आगे बढ़ने के लिए, अपने राज्य के अंदर ही नफरत पैदा करके उनको बांटने का काम जो सरकार कर रही है, इससे समाजवादी पार्टी इसको हमेशा इसकी मुखालफत करती रही है, करती रहेगी और इसका विरोध करेगी। देखिए, बरेली का जहां तक सवाल है, बरेली का हमने पहले भी, हमारी आपके इसके पहले जब बरेली के इशू को लेकर के डिस्कशन चल रहा था, अपने डिबेट रखा था, उसमें भी क्लियर कट कहा, आज भी कह रहा हूं, बरेली और संभल का दंगा सरकार द्वारा प्रायोजित है और कहीं न कहीं ये चाहती है उसका राजनीतिक लाभ लेने के लिए, विमर्श से ध्यान हटाने के लिए इस तरह चीजें होती रहे। दूसरी बात, ऐसी चीजें होती क्यों है? जब फतेहपुर सीकरी में इस तरह का दंगा हो रहा था, पुलिस वाले खड़े थे और एक वर्ग जो है तमाम अपने हथियारों के साथ वहां पर जो कानून विरोधी काम कर रहा था, एक दूसरे के धर्मस्थल तोड़-फोड़ कर रहा था। जब आगरा में कुछ लोग हथियारों के साथ प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस मूक दर्शक बैठी थी और कोई कार्रवाई नहीं की, तो ये सारी घटनाएं मनोबल बढ़ाने के लिए, एक नए प्रकार का प्रयोग करने के लिए, दूसरों को भी प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित। ठीक है, एक प्रश्न मेरे दिमाग में था, फिर मैं पल्लवी सिंह के पास जाऊंगा, भाई बीजेपी के पास। इमरान मसूद ने कहा कि हमें रंज इस बात का है कि जो लोग हम मुसलमानों के वोट से सियासत में ताकत पाते हैं वो भी खामोश हैं। वो इशारा आप ही की तरफ कर रहे थे उत्तर प्रदेश में, और तो कोई उनकी रेंज में है नहीं। धर्मेंद्र सिंह वोट नहीं पाते इमरान जी। देखिए अमिताभ जी, इमरान मसूद क्या कहते हैं वो बेहतर जाने, उनके मन में क्या है, लेकिन क्या वो मुसलमानों को वोट नहीं पाते हैं क्या? वो कैसी बात कर रहे हैं? देखिए, विमर्श को बदलने का प्रयास है। अब इमरान मसूद क्या कह रहे हैं? मेरी बात नहीं सुने पूरी, वो यही तो कह रहे हैं, आप मुसलमानों का वोट लेते हो लेकिन मुसलमान पर बोलते, मुसलमान की मुश्किल में बोलते नहीं हो, यही कह रहे हैं इमरान मसूद। अरे मुसलमान हो या देश का कोई भी नागरिक हो, देखिए समाजवादी पार्टी किसी के भी मुसीबत में कंधे से कंधा मिला करके खड़ी है, केवल इस आधार पर नहीं कि कौन किस वर्ग का है, किस धर्म का है, किस जात का है। हम देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक की मुसीबत में, प्रत्येक नागरिक के उत्पीड़न के खिलाफ आवाज है, एक सशक्त विपक्ष के रूप में वो उठाते हैं और संवैधानिक तरीके से उठाते हैं। ठीक, धर्मेंद्र भाई ने कहा, पल्लवी जा रहा हूं, कि हमें इससे कोई मतलब नहीं कि मुसलमान है कि काछी है कि कोरी है कि बामन है कि हिंदू है कि सिख है कि ईसाई, इससे नहीं, हम तो बिल्कुल संविधान से चल रहे हैं। ठीक, अच्छी बात है, इसका स्वागत होना चाहिए। और हाजी नाजिम तो बहुत खुश होंगे, वो दिन में कम से कम 100 दफे बताते हैं कि हम संविधान के साथ हैं। लेकिन मैं क्या करूं, मेरी स्मृतियों में चीज आ जाती है तत्काल, वो दिमाग के उस पर पर्दे पर वो रिफ्लेक्ट होने लगती है घटना। धर्मेंद्र भाई, आज से ऐसा आपका व्यवहार हो, मैं स्वागत करता हूं,
अभी कुछ देर पहले रोहित चर्चा कर रहे थे कवाल के हिंसा के दंगे की, मुजफ्फरनगर दंगा जिसको बोलते हैं, उस दंगे के बीच में अब तो वो रहा नहीं मौलाना नजीर, उसको सरकारी विशेष विमान से जो वांटेड था दंगे में बुलवा के मुख्यमंत्री निवास पर गरम चाय, पकौड़े, फ्रेंच फ्राइज। अरे रुक जाओ, ऐसे उंगली ना दिखाओ महाराज, हम जो बोलते हैं उसकी कार्ड गूगल पर भी नहीं है, इसलिए ऐसे उंगली ना दिखाओ, वो बेकार हो जाएगा मामला। सर रुक जाओ, उसको बुलाया, मुलायम सिंह जी वहां थे, अखिलेश जी चीफ मिनिस्टर थे, और खातिर खुशामद करके ये बात मुझे और किसी ने नहीं, नजीर ने बताई, खुद नजीर ने। और उसके बाद नजीर को 22+ सिक्योरिटी वहीं बैठे बैठे ग्रांट की गई। तो नजीर जब मुजफ्फरनगर उतरा तो कप्तान खड़ा था जय हिंद करता हुआ, और 36 पुलिस वाले थे। बोले मौलाना इनको ले जाओ अपने साथ, या आपके साथ कबड्डी खेलेंगे। आपने दूसरे वर्ग जो हिंसा में मारा गया था उसके तो किसी आदमी को जेट सिक्योरिटी नहीं दी थी ना। और मुजफ्फरनगर दंगे के पीड़ितों को, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, पीड़ितों को मुआवजा देने की बात आई, शासन ने एक लिस्ट तैयार की धर्मेंद्र बाबू। वो लिस्ट इतनी अद्भुत लिस्ट थी कि उसमें केवल एक ही वर्ग के लोग थे। वो लिस्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुई, और सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव था कि ये क्या करके लाए हो, ये शासन है, ये सरकार है। वापस हुई लिस्ट, कहा इसको समदर्शी बनाइए, समावेशी बनाइए। इसलिए आपने कहा अच्छी बात है कि हम तो केवल संविधान मानते हैं। आप कह रहे हो हम संविधान मानते हैं, पार्टी कह रही है हम पीडीए मानते हैं। अब यही क्लेश हो गया। आप कह रहे हो हम जात धर्म पर नहीं ध्यान देते हैं, तो आपके अध्यक्ष और पार्टी कह रही है हम केवल पीडीए पर ही ध्यान देते हैं, बाकी कुछ नहीं जानते, नथिंग, ओनली पीडीए। इसलिए मैंने कहा पहले घर में फरियाल लो, पीडीए चलेगा कि संविधान चलेगा। दोनों एक साथ नहीं चल सकते, पीडीए और संविधान एक साथ नहीं चल सकते। खैर आएंगे दोबारा आपके पास धर्मेंद्र भाई। पल्लवी सिंह, हाजी नाजिम कह रहे हैं कि हमने तो अब मान लिया है कि हमारे जो मस्जिदें हैं, जो धार्मिक स्थल हैं, वो निशाने पर हैं, इसलिए अब हमने सोच लिया भाई खुद ही गिराना शुरू कर दें। वो इतना बेजार हो गए हैं, इतना दुखी हो गए हैं। पल्लवी सिंह जी। देखिए अमिताभ जी, बिल्कुल बेबुनियाद बात है। प्रशासन सिर्फ जो सरकारी जमीनें हैं जो चिन्हित की गई हैं या तालाबों के लिए, चारागाहों के लिए, ऐसी जगह पे यदि अवैध अतिक्रमण होगा तो उस पे बुलडोजर लगता है। आप लखनऊ की यदि बात करें, लखनऊ में सरोजनी नगर हो गया, मलिहाबाद हो गया, बीकेटी हो गया, ऐसी जगहों को चिन्हित करके वहां पे बुलडोजर कार्रवाई हुई थी, तो लोगों से पूछा नहीं गया था कि ये हिंदू का घर है या मुस्लिम का घर है। कार्रवाई हुई थी जो अवैध अतिक्रमण था, जिसके पास पेपर थे उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई थी। कार्रवाई सिर्फ उनकी हुई थी जिनका अवैध निर्माण था। तो वो तो होगा ही, वो पूरे प्रदेश में भी होगा। और अभी उसके बारे में आपने बात नहीं की। आंध्र प्रदेश में रातों रात एक मंदिर हैदराबाद में जो गिरा दिया गया अवैध अतिक्रमण के नाम पे, उसके बारे में आपने, उसके विषय में बात नहीं की। आपने कहा कि टारगेट किया जाता है, सिर्फ हमारे मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है, हमारे लोगों को टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल गलत बात है। सरकारी जमीन पे, सरकारी संपत्ति पे यदि आप अवैध निर्माण करेंगे तो आप पे टारगेट किया जाएगा, टारगेट होंगे वो लोग। और जब भी ये चीज संज्ञान में आएगी, ऐसा नहीं हाँ ठीक है। अभी यदि बात की जाए यहाँ पे बादशाह नगर से लेके जो पूरा रास्ता था, इसके जब इसके बारे में संज्ञान में आया, बहुत पहले बना था, उसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे थे। ये नहीं देखा गया कि ये हिंदू की दुकान है या मुस्लिम की दुकान है, हिंदू का घर है या मुस्लिम का घर है, सब पे बुलडोजर कार्रवाई हुई है। तो ये एक समान रूप से कार्रवाई हो रही है। इसको आप मजहबी रंग, वो भी एक नेशनल टेलीविजन पे बैठ के ना दें। इससे पहले भी कानपुर की एक घटना, जिसको आप लोगों ने इस तरीके से नाम दिया कि आई लव मोहम्मद के नाम पे एफआईआर हुई है, पूरे देश में आप इसका जो षड्यंत्र चला रहे हैं, बहुत गलत बात है, बहुत ही ज्यादा गलत बात है। आप एक जिम्मेदार नेता हैं, आपको तो चाहिए कि यहाँ बैठ के बताएं कि जो एफआईआर हुआ है वो किस वजह से हुआ है। जबकि पुलिस ने
होने के बाद, घटना होने के बाद बाकायदा चैनल पे आके सोशल मीडिया के माध्यम से स्पष्ट किया है कि किस वजह से एफआईआर हुई है, लेकिन पूरे देश में ये फैलाया गया, ये र्यूमर फैलाया गया ताकि एक विशेष वर्ग के लोग भड़के और पूरे देश में दंगे करें, जो कि बहुत ही गलत बात है जिस तरीके की आप लोग चीजें कर रहे हैं। ठीक, हाजी नाजिम खान साहब कुछ कहना चाह रहे थे, मैं उनके पास चलूंगा लेकिन उससे पहले एक बात कहूँ, मैंने कल 2 वीडियो देखे नाजिम भाई। क्या एक नौजवान है मुझे ऊंची ऐठ के वीडियो बनाया उसने, बोला मैं चैलेंज करता हूं, लाखों कुर्बानियां हो जाएंगी, दिस हो जाएगा, दैट हो जाएगा, धरती लाल हो जाएगी टाइप का। अब बोले मैं सरकार को भी चैलेंज करता हूं, जेल बढ़ा लो, जेलें कम पड़ जाएंगी, 20 करोड़ हैं, 20 करोड़। क्या ऐसा एक वीडियो उसने डाला, पुलिस ने उसको पकड़ लिया, उसका सम्मान समारोह किया, सम्मान समारोह के बाद उसने वो वीडियो डिलीट किया और दूसरा वीडियो डाला। ऐसे मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो, मैं कभी ऐसी बातें नहीं करूंगा, अब की माफ कर दो। ये क्या तमाशा है हाजी भाई? नहीं, ये है तो तमाशा ही। 20 करोड़ लोग कहां कुर्बानी देने जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या मसला है? और एक मिनट, हमने एक मिनट भैया, कहना बड़ा सरल है हाजी भाई, आप भी जानते हो कुर्बानी कौन देता है? डंडा तो झेल नहीं पाता कोई कुर्बानी देता है? नहीं ना, डंडा झेल नहीं पा रहे, कान पकड़े उठक बैठक कर रहे हैं और रील बना रहे, करे या अल्लाह कुर्बानी दे देंगे। कहां दी बरेली में को कुर्बानी हुई? नहीं। संभल में हुई? नहीं। नाजिम खान साहब, फिर ये रील बनाने वाली जो प्रजाति है, ये लगातार कुर्बानी कुर्बानी क्यों गाना गा रही है? हाँ अमिताभ जी, देखिए जिस तरीके से आपने वीडियो की बात करी, तो देखिए उसका हमने कड़े शब्दों में मजम्मत भी करी थी उस वीडियो पे। टेलीविजन पे मैं डिबेट पर रहा हूँ, मैंने वो बात कहा था, बोला कि ऐसे लोगों का मुस्लिम समाज या इस्लाम से कोई ताल्लुकात नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए दहशत का माहौल बनाते हैं, तो इसका मजहब इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। हमने तो खुद उसके खिलाफ एक्शन की मांग करी थी सरकार से, शासन प्रशासन से। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी पल्लवी बहन जो कह रही थी कि मस्जिद मदरसों को टारगेट नहीं किया जाता, हैदराबाद का इन्होंने जिक्र कर दिया था, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, भाजपा के प्रवक्ता है, क्या अभी तक किसी आपके सर्वे के अंदर मस्जिद मदरसे के अलावा कोई अन्य अवैध धार्मिक स्थल आया है, या सिर्फ और सिर्फ मदरसा या मस्जिद ही सिर्फ और सिर्फ अवैध उसमें आपके सर्वे के अंदर? और दूसरी बात मैं देखिए फिर अमिताभ जी वही एक इंपॉर्टेंट बात कहूंगा, फतेहपुर वाली बात कहूंगा, फिर मैं आगरा वाली भी बात कहूंगा। आगरा के अंदर जिस तरीके से एक संगठन के द्वारा सांसद को लेकर एक उन्होंने तलवारबाजी करी थी और कहा था, एक दहशत का माहौल बनाने की कोशिश करी गई थी, लेकिन वो आज तक अभी तक सेफ है, सुरक्षा में, उनके घरों पर बुलडोजर शायद नहीं चला, क्योंकि बुलडोजर को पता नहीं है कि वो मुस्लिम नहीं है। अगर शायद उनको बुलडोजर को पता होता कि मुस्लिम समाज है, तो ऑटोमेटिक मुस्लिम के घर की तरफ से बुलडोजर अपना आप चल देता। तो मैं वही चीज कहना चाहता हूँ, बुलडोजर भी समझ गया है कि मुसलमानों के मकान, मस्जिद, मदरसे तोड़ना बुलडोजर के लिए बड़ा आसान है, लेकिन जो फतेहपुर के अंदर जो मकबरे को नुकसान पहुंचाने वाले संगठन थे, आज तक उनके घर सुरक्षित है। और दूसरी बात, वो जो संगठन है, वो संगठन आज तक बैन नहीं हुआ। नफरती संगठन कभी भी बैन नहीं होता, लेकिन हाँ बुलडोजर सिर्फ और सिर्फ मुसलमान को जानता है कि हाँ भाई मुसलमान जैसे ही बोलेगा उसके घर की तरफ रुख कर देगा। लेकिन हम लोग तो संविधान को मानने वाले हैं, संविधान को मानते हैं। हमने देखे वीडियो, हमने देखे वीडियो हाजी भाई, ठीक है, हमने देखे वीडियो, इंशाल्लाह हमने भी देखे वीडियो। रोहित अग्रवाल, हाजी नाजिम कह रहे हैं कि बुलडोजर को भी पता है कि केवल मुसलमान के घर जाना है, बड़ा आरोप लगा रहे हैं। अब पल्लवी आएंगे आपके पास? बस अमिताभ जी छोटा सा एक मिनट, आएंगे जी। हाँ नाजिर जी ने अगर डेटा देखा होता तो ऐसी बातें करते, और अगर डेटा आने के बाद की बातें कर रहे हैं तो फिर मैं यही कहूंगा कि आंखें खोल के भी अगर आप झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हो तो ये अपराध है। क्योंकि अगर आपने डेटा देखा होता तो आपको समझ में आता कि कितने % हिंदुओं पे बुलडोजर चला और कितने % मुसलमानों पे चला है, और आपको ये भी समझ में आता कि ये जो आप अपराध के अंदर जो धर्म ढूंढ लेते हो ना, यही कारण है जो आपको कहना है कि हमने मत की।
अगर आपने सही समय पे मजम्मत की होती तो आज ये दिन ना दिखना पड़ता जो देखने पड़ता। हाजी साहब आपने अपने सबूत बोल दिया, जरा मुझे बोलने दो। हाजी भाई अभी रुकना होगा, अभी केवल रोहित जी की बात जी। हाजी साहब ना मुझे कड़ा शब्द इस्तेमाल करने पड़ेंगे, फिर बुरा लग जाएगा आपको। आपने अपने से बहुत बोल लिया, ठीक है ना। आप इस्लाम का भी इस्तेमाल अपने हिसाब से करते हैं, आप कुरान का भी इस्तेमाल अपने हिसाब से करते हैं। कुरान में तो फोटो खिंचवाना भी मना है, आप तो डिबेट पे बैठ के चेहरा दिखा रहे हो। तो हाजी साहब बातें मत करो, मतलब कम से कम हमें लेने दो, हमें अपनी बात रख लेने दो। तो देखिए स्थिति है ताब जी कि अगर ये इन्होंने अगर चाट पिछा के जो कब्जा ना होती है ना, तो आज इनको ये दिन देना पड़ता। अरे कज दिखाओ ना, आप बताओ वहां पे लिखा है धार्मिक स्थल बनने के लिए जमीन पर कब्जा कर लो। वो किसी धर्म का मंदिर बनो, शहर बना, गुरुद्वारा बना, हम बने, मतलब नहीं है। तो भी दिखा पड़ेगा। अगर आपको बना खराब किया बनाए तो किस कागज के बनाए, और बिना कागज के बनाइए तो फिर आपको अपने हाथ से तोड़नी ही पड़ेगी जो आप तोड़ रहे हो। अगर ये गलतियां ना की होती आपके पुरखों ने तो आज ये जुम्मन मियां को ये सजा मिलती। ये और पुरखों की का सुधार करने का तो जुम्मन मियां का जुम्मिया को करना है, की गलती का सुधार कर रहे हो, उसको सुधार कर समय ही। अब आप ये लोग समय आगे आपको पूरों की गलती को सुधार कर लेना है, ताकि जो ये बात है ये आने वाली नस्लों तक ना पहुंचे, आने वाली नस्लों तक मोहब्बत भावना ही पहुंचे। और ये सब बात विवाद इसी ख्याल लो, और यह मत होगी। अब आप अपना जितनी गलतियां हैं उनकी भी प्राश्चय है, तो आप अभी इसी कार्य मत लो कि आगे भाईचारा ट्रांसफर हो अगली आने वाली नस्ल। ठीक, आगे भाईचारा रहे, इसलिए बड़े मसलों को सुलझाया ही जाना चाहिए। उनके ऊपर आप चादर डाल के मसले को दफन नहीं कर सकते। मसले हमेशा जिंदा रहते हैं। दुनिया में इतिहास है, 1500 साल बाद मसले खड़े हुए हैं। मैं उनमें जाना नहीं चाहता। 1500 साल बाद प्रकृति बदली गई है इमारतों की, धार्मिक इमारतों की। हाजी नाजिम पढ़ने लिखने वाले आदमी जानते होंगे मैं कहां इशारा कर रहा हूं। बदली गई है। काला सफेद नहीं हो सकता और सफेद काला नहीं हो सकता भाई। धर्मेंद्र जी, अगर कोई मस्जिद अतिक्रमण करके बनाई गई, वो उसकी जमीन नहीं थी मस्जिद की, और किसी की दूसरे की जमीन थी, वो सरकार की थी, गांव की थी, पंचायत की थी, किसी की थी, तो स्वाभाविक है उसको कानून का कोपभाजन होना होगा। तब ये कहना कि भाई जैसे मान लीजिए एक पकड़ा गया अपराधी चोरी करते समय, अब वो ये कह रहे पूरे हिंदुस्तान में चोरी करने वाले सारे पकड़ के लाओ तब मुझे थाने ले जाओ, तो ये तर्क तो कानून में नहीं चलता। जो पकड़ा गया वो तो पहले जेल जाएगा। वैसे ही जहां साबित हो गया ये जो मस्जिद गिराई जा रही है इसका मुकदमा चला, मुकदमे में फैसला आया, 4 महीने समय दिया गया, तब ये तोड़ रहे हैं। एक और दूसरी बात आपसे पूछना चाहता हूं, आपने एनकाउंटर का विषय उठाया था। मैं समझना चाह रहा हूं कि जब से मैं पत्रकारिता कर रहा हूं, नारायण दत्त जी मुख्यमंत्री थे तब से समझ लो, मुलायम सिंह रहे, मायावती रही, अखिलेश यादव रहे, बहुत सारे लोग रहे। एनकाउंटर हर सरकार में हुए बाबू। क्या वो जो एनकाउंटर हुए सरकारों में 4 बार तो आप ही की सरकार रही। उनके पहले सुप्रीम कोर्ट से आर्डर आए थे कि जा गुड्डू को ठोक दो, नहीं ना, एनकाउंटर तो पुलिस ने ही किए, कि जज लोग आए थे आर्डर लेके। एनकाउंटर हुए ना, और वो संख्या मौजूद है, वो संख्या मेरे और आपके कहने से तो डिलीट नहीं हो सकती। तब वो कैसे होते थे एनकाउंटर, धर्मेंद्र जी? साहब जी, बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, इनकाउंटर और टारगेटिंग किलिंग के दोनों का अंतर आप समझना होगा। इनकाउंटर पुलिस छापा मारती, किसी अपराधी बदमाश को पकड़ने गई और अगर क्रिया प्रतिक्रिया हो रही तो इनकाउंटर है। लेकिन टारगेटिंग किलिंग प्रदेश के मुख्यमंत्री जो संविधान की शपथ लेते हैं, सदन में मीडिया रिपोर्ट्स में कहते हैं कि मिट्टी मिल जाएगा, ये अब कल तक नहीं रहेगा, सूरज नहीं देखेगा, उसको ठोक दो, और पुलिस जाकर के ठोक देती। तो ये हत्या है, हत्या का प्रयास है, इनकाउंटर नहीं है, नहीं है, नहीं है। अमिताभ जी, ये हो रहा उत्तर प्रदेश के अंदर टारगेटेड किलिंग।
और अपराधियों में चिन्हित करके कि ये अपराधी की जो है टांग पे गोली मारनी है कि खोपड़ी में गोली मारनी है, ये हो रहा है। इसको इनकाउंटर नहीं कहते। अमिताभ जी, आप वरिष्ठ साथी हैं, आप इस तरह देखिए दो तीन चीजें हैं। अपनी बात बोल, मैं मेरी बात आज, हाँ, उसके बाद मैं कह रहा हूँ 2-3 सवाल आपने उठाया। एक मुजफ्फरनगर दंगे में आपने उठाया कि वो सूची समदर्शी नहीं बनी। ये मैं तो पहली बार सोच रहा हूँ, पीड़ित को मुआवजा दिया जाता है, उसमें समदर्शी शब्द कहां से सेट होगा? अरे जो पीड़ित होगा उसको दिया जाएगा। अब सवाल आता है दूसरा, हमने लिहाज में कहा, आप लिहाज नहीं रख रहे, हम खोल के बता देंगे, खोल के बता देंगे, खोल के बता देंगे। रुक जाओ राव और रोहित, अभी रुको, उनकी बात आने दो, अभी रुको रोहित, केवल धर्मेंद्र सिंह की आवाज जी, केवल धर्मेंद्र सिंह की आवाज थोड़ा सुन लीजिए। दूसरी बात अमिताभ जी, मैं कह रहा हूँ मुजफ्फरनगर दंगे में तमाम लोग थे, उनसे सवाल पूछा गया क्या? संजीव बालियान जी थे, दंगे में आरोपी थे, दंगा कराने में थे, और सेंटर में उनको न केवल एमपी बनाया, मिनिस्टर बनाया। संगीत सोम जी थे, दंगे के आरोपी थे, उनको आपने Z+ सुरक्षा दी। सुरेश राणा जी थे, दंगे के आरोपी थे, आपने सुरक्षा दी Y+ और मिनिस्टर बनाया। साध्वी प्राची थी, कपिल देव अग्रवाल जी मंत्री हैं, ये सारे लोग दंगे के आरोपी थे। तो एक तरफा आपको सवाल पूछने आ गई बात, आ गई रोहित जी, धर्मेंद्र जी, आ गई बात। अब आ गई बात, अब रुकना होगा। मैं पल्लवी के पास बाद में जाऊंगा। धर्मेंद्र जी ने जो बात की उसको स्पष्ट कर दूं, मैंने लिहाज में समदर्शी बात शब्द बोल दिया था, उनको लिहाज पसंद नहीं आया, मैं खुल के बोल देता हूं, केवल मुसलमानों का नाम था, सुन लो और हमेशा के लिए याद कर लो, ठीक ना? इसीलिए सूची रिजेक्ट हुई और सुप्रीम कोर्ट ने लानत मलानत की शासन की। उसने कहा 2 पक्षों में संघर्ष हुआ, इधर के भी मरे उधर के भी मरे, ये क्या बना के ले आए हो? वो पूछ रहे, वो हमको बता रहे कि जिसको जो पीड़ित होगा उसको मुआवजा मिलेगा। केवल मुसलमान पीड़ित थे, जाट नहीं मारे गए। सरकारी रिकॉर्ड तो कहता मारे गए। जब बात करते हो भाई, जाटों को सोचना होगा कि समाजवादी पार्टी आज भी यही कह रही है कि 2013 के दंगे में पीड़ित केवल मुसलमान था, जो जाट मरे वो अपने आप मर गए। ये कबाल के लोग सोचे, मुजफ्फरनगर के लोग सोचेंगे। मैंने दंगा कवर किया और बाद में किसको सेना मिली और किसको पेटेंट टैंक मिला सुरक्षा में, छोड़िए। दंगे के चलते हुए, मेरी बात को याद कर लीजिएगा, चलते हुए दंगे में Y+ सिक्योरिटी विद एस्कॉर्ट मौलाना नजीर लेकर आया 1 घंटे के भीतर लखनऊ से। उससे पहले उसको प्रशासन ढूंढ रहा था मुख्य आरोपी के तौर पर। ऐसी अभद्रता कभी नहीं हुई। और ये सुनी सुनाई बात पर तो मैं बोलता ही नहीं। मैंने तो मौलाना नजीर का इंटरव्यू किया अगले दिन। 36 पुलिस वाले उसके यहां मदरसे में खाट पर लेट के केले खा रहे थे। हमने पूछा ये कहां से ले आए, तब उसने पूरा सजरा बताया कि मुलायम सिंह नहीं माने, बोले नहीं मौलाना साहब ये हमारी तरफ से ले जाओ तोहफा। इनको जरूरत है, ये समदर्शी व्यवहार है महाराज ना। पल्लवी सिंह, फिर बात वहीं आ रही है, नाजिम साहब हो या धर्मेंद्र जी हो, वो कुछ उदाहरण गिना रहे हैं कि केवल हमारे ही इलाके में कार्रवाई हो रही है, बाकी उदाहरण वो दे रहे हैं कि वहां कार्रवाई नहीं होती। पल्लवी सिंह जी अमिताभ जी, इसी विषय में मैं बोलने वाली थी। रोहित जी ने मेरी आधी बात तो पहले ही कह दी थी कि किस तरीके से सब पे बराबर कार्रवाई हो रही है। यहाँ पे ये नहीं देखा जा रहा है, धर्म विशेष की राजनीति समाजवादी पार्टी बखूबी करती है। धर्म की राजनीति करना हो, तुष्टीकरण की राजनीति करना हो। अभी एनकाउंटर की बात कर रहे थे, 2017 से पहले यदि बात की जाए, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो एनकाउंटर नहीं होते थे, हत्याएं होती थी। सड़कों पे दौड़ा के हत्याएं की जाती थी, वो भी बड़े बड़े नेताओं की, राजनेताओं की, किसी की भी हत्या कर दी जाती थी। और जो हत्यारे होते थे, मजे की बात यह है कि पार्टी के या तो नेता होते थे या विधायक होते थे या सांसद होते थे। तो कार्रवाई किस पे होगी, एनकाउंटर किसका होगा? यहाँ तो ओपनली जो दंगा कर दिया जाता था, और दंगे जो होते थे, दंगे भी भड़काते थे यही लोग। कर्फ्यू लगते थे, कर्फ्यू में भी इनके नेता मुख्तार अंसारी जैसे लोग
खुली जीप में AK-47 लेके उत्तर प्रदेश में घूमते थे। ये 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश था, जो एक आप किसी भी जनता के, किसी भी इंसान से जाके, नॉर्मली पीपल जाके पूछ लीजिए तो उसको भी पता होगा कि क्या स्थिति थी, किस तरीके से यहाँ पे दुर्व्यवस्था कही जाए तो व्याप्त थी। पत्रकारों के साथ किस तरीके से व्यवहार किया जाता था, उनको जिंदा जला दिया जाता था। दंगे, वो 815 दंगे हुए हैं समाजवादी पार्टी के समय में, तो इनके पास एनकाउंटर किसका करेंगे? जब दंगाई इनके साथ होते थे, जो भी जितने आतंकवादी के ये सहानुभूति रखते हैं, वाराणसी में बॉम्ब ब्लास्ट हुए सिलसिलेवार, तो उसमें जो आरोपी था उसको बचाने के लिए मुकदमे दायर करने लगी पहली राज्य सरकार थी जो आतंकवादी को बचाती है। तो आप खुद बताइए कि फिर ये एनकाउंटर तो मुजरिमों का होता है, अपराधियों का होता है। तो जब अपराधी, माफिया पोषित जब राज्य सरकार होगी तो वहां पे एनकाउंटर कहाँ पे होगा? बचने के लिए भाई तो सारे एनकाउंटर तो होंगे ही नहीं, एनकाउंटर होने की तो जनता बात ही पार्टी नहीं है। में जब आप खुद ही जो है माफिया का संरक्षण दे रहे हैं, आतंकवादियों को आप संरक्षण दे रहे हैं, कहाँ से आप बचाएंगे? इतने दंगे आपने कराए, और उस दंगे के समय इतना लोग परेशान हुए, पूरे प्रदेश के लोग ऐसे परेशान थे कि आज तक आपको वापस आने का मौका नहीं दे रहे हैं। यही रीजन है कि जो कानून व्यवस्था अभी बनी हुई है, आपके समय में दंगे चलते थे, कर्फ्यू चलते रहते थे, अभी 24 घंटे में सुलटारा हो जाता है। दंगा बढ़ाने के प्रयास किया जाता है, 5 दिन 10 दिन पहले से आप लोग सुनियोजित ढंग से दंगा भड़काने का प्रयास करते हैं, लेकिन 24 घंटे के अंदर उसको समाप्त कर दिया जाता है। चाहे आप बरेली की बात करें, चाहे आप कहीं की बात करें, बहराइच की बात करें, हर जगह पे 24 घंटे में जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उसके तहत जो पुलिस है वो उसका जवाब देती है। ये आज की सरकार ये है जो कानून को साफ करके चलती है, लोगों का ख्याल रखती है, और दंगाइयों को जो है इनका एनकाउंटर होता है। अरे आप पुलिस पे अगर एक्शन दोगे तो रिएक्शन, ये तो आपने खुद बोला था, एक्शन करोगे आप पुलिस पे एक्शन करोगे तो समय में हो रहा है। होएगा ही। और दूसरी आप बात, जो है आपकी केंद्र की सरकार हो, कभी मणिपुर जला रही है, कभी देखिए लेह और लद्दाख को जला दे रही, तो पूरे देश में तो उसमें आग लगा रखा है। पूरे देश को दंगों की आग में किसने झोंक रखा है? पल्लवी जी क्यों पहुंचती है? पूरे देश के दंगाई तो भारतीय जनता पार्टी में चले आए हैं। क्या तो एनसीआरबी के डाटा में महिला अपराध में हो गई, आपने नाम लिया एनसीआरबी के डाटा में महिला अपराधों में कमी आई है उत्तर प्रदेश में, 20% हत्या का रेट घटा है, हर चीज का रेट घटा। तो आप जाके चेक कर लीजिए कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में अपराध होते थे और अब क्या स्थिति है, और ये स्थिति क्यों हुई है। 24 घंटे के अंदर यहाँ की पुलिस फोर्स जो है उसको एक्शन लेती है, अपराधी को पकड़ती है। जहां भी एक भी चीज संज्ञान में आती है तुरंत यूपी पुलिस आगे आती है और एक्शन लेती है। समाजवादी पार्टी की तरह नहीं, हाँ बेटा और करो, हम बाद में कर्फ्यू लगा देंगे, चलाते रहेंगे। ये सारी चीजें अब नहीं चलेंगी। अब योगी सरकार है, जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ ही चलेगी। आपने भारतीय जनता पार्टी का आपकी बात कोई सुन रहा है ना, मेरी बात कोई सुन रहा है? ठीक, मैं दोनों मित्रों को रोकूंगा, पल्लवी जी को भी रोकूंगा, धर्मेंद्र जी को भी रोकूंगा। आधा गुलगुला और आधी पकौड़ी, इसका कॉम्बिनेशन ना बनाओ, या तो गुलगुला पूरा या पकौड़ी पूरी। मैं समझ नहीं पाया कि अभी एनसीआरबी की रिपोर्ट का उल्लेख आया, आंकड़ों के साथ कई बार ये जाति कर दी जाती है कि जहां प्रतिशत में पता होना चाहिए। भैया धर्मेंद्र जी मेरे साथ है ना करो, हमने आपसे पहले समझ लिए थे आंकड़े, आपको तो बाद में समझ आया, मैं तो बहुत पहले इस पर लिख चुका हूं, मेरी उस पर जाके देखिए, जिस दिन आया था उसी दिन। रुक जाओ, इसी एनसीआरबी की रिपोर्ट में एक आंकड़ा है पूरे देश का, हर राज्य का, जो कहता है कि उत्तर प्रदेश में 2023 की एनसीआरबी की रिपोर्ट है जो जारी हुई, इसमें पूरे उत्तर प्रदेश में धार्मिक और सांप्रदायिक दंगा 0 है। यह आपको स्वीकार्य नहीं, क्यों? बोले ना हम अपने वाला मानेंगे, कुछ पन्ने खारिज करेंगे, कुछ पन्ने मान लेंगे, ऐसा तो नहीं चलता। और प्रतिशत में बताइए, आप किसी दिन रखेंगे इस पर भी बहस, मैं एक फाइनल प्रतिशत बता देता हूं
पूरे देश में अपराध का जो आंकड़ा है वो 1 लाख पर, अगर मैं सही याद कर रहा हूं, 442-43 का है। 1 लाख में 442-43। उत्तर प्रदेश में 1 लाख पर 332 का आंकड़ा है, अगर मैं सही याद कर रहा हूं। क्या पूरे देश के आंकड़े से परसेंटाइल में 25% कम। अब 25 करोड़ वाले राज्य की आबादी वाले राज्य की तुलना में आप मेघालय का डाटा ले आएंगे और उसको घुमाते लहराते घूमेंगे, तब तो बात नहीं बनेगी। प्रतिशत निकाल के मैंने बता दिया, पूरे देश में 443 या 44 है, उत्तर प्रदेश में 331 या 32 है। 25% टोटल क्राइम में डिप है। उत्तर प्रदेश में क्राइम कम हुआ 1/4। ठीक, इसलिए मैं कहता हूं पार्टियों को होमवर्क करना चाहिए, विद्वान लोगों को रखना चाहिए अपने साथ, वो प्रवक्ताओं को बताएं कि क्या लाइन लेंथ आगे तक जाएगी। ये सब गंभीर चीजें हैं, इनमें थोड़ी थितराई चलेगी कि आंख बंद की और माइक सामने बोलना शुरू कर। ना ना, ये तो आंकड़े हैं, ये ना मैं बदल सकता ना आप बदल सकते। मैंने दूध से मक्खन निकाल के बता दिया। सांप्रदायिक और धार्मिक जो कहा गया अभी कि पूरे देश को दंगे में झोंक दिया, उत्तर प्रदेश दंगे में जल रहा है, और जो परम पवित्र एनसीआरबी की रिपोर्ट जिसको विपक्ष इस वक्त ये मान रहा है कि यही गीता है, यही कुरान है, यही बाइबल है, वो एनसीआरबी की रिपोर्ट कह रही है कि 2023 में उत्तर प्रदेश धार्मिक, मेरे शब्दों को ध्यान सुनिए, धार्मिक और सांप्रदायिक दंगे में के कैटेगरी में 0, यानी एक भी वारदात नहीं हुई। लो कर लो बात। नहीं, अब नहीं आएंगे धर्मेंद्र जी, पहले इसको समझना चाहिए था आपको, और नहीं अब नहीं आ पाएंगे। और ऐसा नहीं, भाजपा शासित अन्य राज्यों में इसकी संख्या बताई गई है, इसलिए यह भी नहीं कह सकते कि भाजपा है। ना ना, राजस्थान में बताई गई, मध्य प्रदेश में बताई गई। भाजपा कहां बच सकती है? भाजपा का लगभग देश के बड़े हिस्से में उसका शासन है, वहां बताई गई है, लेकिन उत्तर प्रदेश एग्जेम्प्टेड हुआ उसमें। ये छोटी उपलब्धि है क्या? और अगर आप एनसीआरबी का ताबीज बना के अपने गले में लटकाए हैं तो फिर तो ये बात माननी पड़ेगी, भैया देखो हमने निवेदन किया था, ये सब ना किया करो, ये दूसरी जगह किया करो, दिखाने वाला मेरे साथ नहीं ना। आप अपने घर से पढ़ के आओ, हम अपने घर से पढ़ के आए। ये बच्चों वाला खेल थोड़ी ना करना है कि कागज दिखाएं यार, हम तो कागज रखते ही नहीं। इसीलिए आप लोगों को ये सब गूगल से जरूरत पड़ती है बीच बहस में कि आप क्या बोले, गूगल से पूछो, है मुझे नहीं पड़ती, काय परेशान हो। इसलिए मूल प्रश्न व्यवस्था समदर्शी हो। और एक बात कह दें, हाजी नाजिम साहब के लिए भी उपयोगी है। नाजिम साहब, आप समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और बसपा, भाजपा पे तो भरोसा नहीं आप, इन 3 पार्टियों के मुखियों पर दबाव बनाओ। लिख लो मेरी बात, अच्छा काम की है? आपसे ना बने और बड़े बुजुर्गों को लो, है नोमानी साहब वगैरह को बुलाओ, मदनी साहब को ले जाओ। किस बात का मालूम? हाँ ना बोलते रहो तो उत्साह मेरा भी बढ़ेगा। कि अब तक उत्तर प्रदेश में योगी जी के आने के बाद से जितने एनकाउंटर हुए और जितनी बुलडोजर की कार्रवाई हुई, सबको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करो, कपिल सिब्बल को वकील करो। क्या अखिलेश जी से पिटीशन दायर कराओ, राहुल जी से कराओ, बहन जी से कराओ। क्या दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं हाजी साहब, हर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई, लिख लो मेरी बात को धर्मेंद्र भाई आप भी, हर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जुडिशियल स्क्रूटनी से गुजरती है, इति सिद्धम। हर पुलिस एनकाउंटर, वो हाफ एनकाउंटर हो फुल एनकाउंटर हो, जुडिशियल स्क्रूटनी से गुजरता है। सपा कहे तो भी, ना कहे तो भी, बसपा कहे तो भी, ना कहे तो भी, कांग्रेस बोले चाहे सो जाए तब भी। ये जान लो, ये सब समझने की बातें हैं। कोई एनकाउंटर बिना जुडिशियल रिव्यू के संभव वो हो ही नहीं सकता। एनकाउंटर होने के बाद सारी प्रक्रिया अदालत के सामने जाती है, अदालत के सवालों का सामना करना होता है शासन को। एनकाउंटर फेक है तो पुलिस वाले दंडित हुए हैं, उनको सजाएं हुई हैं,
लेकिन धर्मेंद्र सिंह, अमिताभ अग्निहोत्री, रोहित अग्रवाल, पल्लवी सिंह और हाजी नाजिम के कहने से एनकाउंटर फेक और असली नहीं होगा, नहीं होगा। चाहे खुश रहो और चाहे दुखी रहो। खुश रहो तो आनंद में रहोगे, दुखी रहोगे तो सेहत खराब करोगे। तो मैं हाजी नाजिम से कहूंगा, कल ही पहली फुर्सत में आप अखिलेश जी, राहुल जी, सबसे मिलो। वकीलों की तो कमी है नहीं आप लोगों के पास। और 2017 मार्च से लेके आज तक सारे एनकाउंटर, सारे बुलडोजर एपिसोड सुप्रीम कोर्ट में ले जाइए। हालांकि सारे प्रोसेस नहीं, अब नहीं, आपको सलाह दे रहा हूं, अब इसमें बहस करने की क्या बात है? क्या सलाह ही तो दी है, इसमें क्या उंगली उठा रहे हो? सलाह ही तो दी है, मिलो जाके और दायर कराओ, जियाउर रहमान वर्ग को भी शामिल करो, पता लग जाएगा, हम भी जान लेंगे। और वैसे जो मैंने आपको कहा, हर एनकाउंटर जुडिशियल रिव्यू से गुजरा है। यह सुप्रीम कोर्ट का स्थायी निर्देश है। किसी राज्य में कहीं भी पुलिस एनकाउंटर करेगी, उसको जुडिशियल रिव्यू में जाना ही होगा, इति सिद्धम। इसमें हमारे आपके भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा का कोई खेला नहीं हो सकता। कहीं एनकाउंटर होगा, उस पर न्यायिक समीक्षा होगी ही होगी, ये जान लीजिए। चाहे अतीक मारा जाए और चाहे विकास दुबे मारा जाए, इससे कोई फर्क नहीं कि हिंदू है कि मुसलमान है, छोटा बदमाश है कि बड़ा बदमाश है, नहीं। एनकाउंटर होगा तो जुडिशियल स्क्रूटनी होगी। इस सुप्रीम कोर्ट के लक्ष्मण रेखा को कोई सरकार नहीं लांघ सकती। कोई सरकार, मतलब कोई सरकार। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। मेरे पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला। आरप्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला। सबका राजा आरप्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरप्योर मसाला। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे।